साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम माई लास्ट डचेस। साथियों रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो फेमस पोयम में से एक पोयम है माई लास्ट डचेस। और इस सेशन में साथियों अपन करने वाले हैं पोइट का इंट्रोडक्शन ब्रीफली और अबाउट पोयम पोयम के बारे में अपन देखेंगे भी किस बारे में ये पोयम है, राइम और मीटर इसमें कौन सा यूज किया गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पोयम का और कैरेक्टर के बारे में अपन बात करेंगे, सेटिंग पोयम की वो कहाँ से शुरू हुई है, पोएम का जो थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर इसमें कौन सा है और लिटरेरी टर्म्स इसमें कौन कौन से यूज किए गए हैं। साथियों इसके अलावा लाइन टू लाइन एनालिसिस विद हिंदी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो साथियों बने रहिए सेशन के अंत तक। साथियों सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ ना वो 7 मई 1812 को वालवर्थ लंदन यूके के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी जो डेथ है वो 12 दिसंबर 1889 को वेनिस इटली के अंदर हुई। साथियों इनका जो मेन ऑक्यूपेशन वो क्या था, एन इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट, यानी ये पोएट भी थे और प्लेराइट भी थे। प्लेराइट मीन्स ड्रामेटिस्ट। और इसकी स्पेलिंग आप दोस्तों ध्यान रखना, प्लेराइट में PLAYWRIGHT होता है और अगर प्ले राइटर आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, PLAYWRITER। तो प्ले राइटर में तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, प्ले राइट में मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखना। और साथियों रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनका जो लिटरेरी मूवमेंट कौन से लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते थे, तो वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज यानी कि जब ब्रिटिश क्वीन है विक्टोरिया, जब उसने शासन किया, कब तक किया, तो उसने 1837 से लेकर 1901 तक, उसी काल के अंदर क्या हुए थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग हुए थे और उसी काल में उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी। तो इसलिए ये इनको कहा जाता है कि ये भी क्या थे, एक विक्टोरियन पोएट थे और प्ले राइट थे। साथियों इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो द पाइड पेपर ऑफ हेमलिन, मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक पर्सोने, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, एसेलेंडो, माई लास्ट डचेस। इसमें सबसे ज्यादा जो इनकी फेमस पोएम है वो द पाइड पेपर ऑफ हेमलिन और माई लास्ट डचेस, ये सबसे ज्यादा इनकी फेमस पोएम है। साथियों अब देखते हैं साथियों कि रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो किस लिए जाने जाते हैं। तो हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग पुट हिम हाई अमंग विक्टोरियन पोइट्स। उनके जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, उससे वो जो विक्टोरियन जितने भी पोइट है उनमें सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर का लेवल किसका है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। सबसे ज्यादा जाना जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, किस कारण, ड्रामेटिक मोनोलॉग के कारण। हिज पोइट्री इज नोन फॉर आयरनी, आयरनी मतलब व्यंग्य के कारण उनको जाना जाता है, उनकी पोइट्री को। कैरेक्टराइजेशन, उनके जो चरित्र चित्रण है, डार्क ह्यूमर, उनके जो गहरे जो रहस्य है, सोशल कमेंट्री, जो समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में उनकी पोएम्स होती है। हिस्टोरिकल सेटिंग्स, उनकी सेटिंग है पोएम की, यानी कोई ना कोई हिस्टोरिकल चीजें वो लेके आते हैं। चैलेंजिंग वोकैब एंड सिंटैक्स, और हमेशा चैलेंजिंग वोकैबुलरी और सिंटैक्स रहता है, यानी तुरंत समझ में नहीं आती है, हम समझ कुछ जाते हैं और उसका जो मीनिंग है वो कुछ और ही होता है। साथियों अब बात करते हैं पोएम माई लास्ट डचेस के बारे में। It was first published by Robert Browning in Dramatic Lyrics in 1843। साथियों सबसे पहले जो माई लास्ट डचेस पोएम है इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर 1842 के अंदर पब्लिश किया गया और 21 साल बाद वापस रिपब्लिश किया गया ड्रामेटिक रोमांसेज के अंदर 1863 को। 21 साल बाद वापस जो ड्रामेटिक लिरिक्स है, पहले तो सबसे पहले 1842 में उसमें रिपब्लिश किया गया इसको और उसके बाद रिपब्लिश कर दिया गया ड्रामेटिक रोमांसेज के अंदर। साथियों पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल था ना, सबसे पहले जब ड्रामेटिक लिरिक्स में इसको पब्लिश किया गया था तो उस समय ओरिजिनल टाइटल था इसका आई इटली। ये आप कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से याद रखोगे। अब हमने साथियों बात की थी पिछली स्लाइड में कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ना, उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में सबसे ज्यादा उनको जाना जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि ड्रामेटिक मोनोलॉग के कारण उनको मिली। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है साथियों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामेटिक मीन्स ड्रामा और मोनोलॉग मीन्स, मोनो होता है साथियों सिंगल, मोनोलॉग में जो मोनो है उसका अर्थ होता है सिंगल, और लॉग है वर्ड है जो लोगस से बना हुआ है। लोगस का अर्थ होता है, लोगस का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप करना, बात करना, विचार विमर्श करना। तो साथियों जब पोएम के अंदर एक ड्रामा की तरीके से एक स्टोरी प्रेजेंट करना और उसके साथ ही एक ही व्यक्ति के द्वारा बात करना, उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके अंदर क्या होता है, वन कैरेक्टर टेल्स ए लेंथ स्टोरी, एक ही कैरेक्टर वो लेंथ स्टोरी बताता है। द नरेटर स्पीक्स टू एन इनवॉय, और इस पोएम के अंदर का एक नरेटर है जो एक
ड्यूक है और वो एक इनवॉइस है। इनवॉइस का अर्थ होता है साथियों मैसेंजर, दूत से वो एक बात करता है। और एक काउंट एक मतलब शासक है, उसका एक दूत है, उससे वो बात करता है। हु इज देयर टू कॉन्ट्रैक्ट ए न्यू मैरिज फॉर द ड्यूक, जो क्या लेके आया है, एक रिश्ता लेकर आया है, मैरिज मतलब ड्यूक के लिए रिश्ता लेकर आया है। द ड्यूक ऑफ फेरारा शोज द इनवॉय ए पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट वाइफ, और जो ड्यूक ऑफ फेरारा है ना, वो इनवॉय को अपने पिछली जो पत्नी है उसकी क्या दिखाता है, एक पेंटिंग दिखाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द पोएम इज सटल वार्निंग अबाउट व्हाट हैपेंस टू दोज वुमेन हु डिसअपॉइंट हिम। और उसके बीच में आधी जो पोएम है, पहले तो वो अपना वाइफ का पोर्ट्रेट दिखाएगा उसको, इनवॉय को, और उसके बाद में आधी जो पोएम है उसमें ये पता चलता है कि जो महिला उसको डिसअपॉइंट करती है ड्यूक को, यानी जो पत्नी उसको जो पत्नी है उसको डिसअपॉइंट करती है ड्यूक को, तो उसके साथ वो उसकी क्या हालत करता है, उसके साथ क्या होता है, तो उस बारे में पोएम है। लेकिन इस पूरे पोएम के अंदर सिर्फ ड्यूक ही बोलता रहता है, सिर्फ जो एनवॉय है दूसरा करेक्टर वो सिर्फ सुनता रहता है, ड्यूक बोलता है। अब इसमें साथियों दो वर्ड आए, एक तो काउंट और एक ड्यूक। तो ड्यूक का मीन्स होता है साथियों शासक वर्ग के अंदर, जैसे ब्रिटेन के अंदर जैसे अपने राजा महाराजा इस तरीके से उपाधि हुआ करती थी, उसी तरीके से वहां पर जैसे ड्यूक है ना, तो किंगडम का तो एक ही ड्यूक होगा, लेकिन जो किंगडम के अंदर जो अलग अलग स्टेट है उनका जो मैन होता है उस वो होता है काउंट। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना। तो ड्यूक है ना, इस काउंट से ऊपर का लेवल का जो शासक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे ना आप। साथियों अब देखते हैं राइम एंड मीटर के बारे में। माई लास्ट डचेस इज ए पोएम रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। ये पोएम है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखी गई है, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, उसमें से जो आई है ना इसका यूज किया गया है ज्यादातर, आई माई मी का यूज है, इसलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर लिखी गई है। देयर इज वन लॉन्ग स्टेंजा हैविंग 56 लाइन्स इन द पोएम। साथियों इसके अंदर पूरा एक ही स्टेंजा है, और वो कितने लाइनों का है, टोटल 56 लाइन का है। और 56 लाइन है वो 28 हेरोइक कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ये 28 जो हेरोइक कपलेट है, हेरोइक कपलेट होता है 2 लाइन्स का, 2 लाइन का कपलेट है साथियों, यानी 2 लाइन के तुकबंदी कर रखी है, प्रत्येक 2 लाइन है वो एक दूसरे से तुकबंदी कर रखी है, तो टोटल लाइन हो जाएगी 56। एंड राइम इज यूज्ड हेयर टू मेक द स्टेंजा मेलोडियस। इस स्टेंजा को थोड़ा मेलोडियस संगीत में बनाने के लिए एंड राइम का यूज किया गया साथियों। एंड राइम होता है जो प्रत्येक जो लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है ना, वो अगली लाइन के जो सेकंड लाइन है उसकी उसके से मैच कर रहा है, तो उसको कहते हैं एंड राइम। जैसे एंड राइम का एग्जांपल देख सकते हो, फर्स्ट लाइन के अंदर वॉल, कॉल, हैंड्स, स्टैंड्स, मीट, रिपीट। इट फॉलोज द पैटर्न ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। साथियों इसके अंदर जो राइम स्कीम है इसकी वो है ए ए बी बी सी सी और आगे चलती रहेगी, यानी प्रत्येक जो दो दो लाइन है ना बस उनके जोड़े बन रहे हैं, यानी कपलेट्स है वो प्रत्येक कपलेट अपने अंदर ही क्या कर रहा है, राइम बना रहा है। जो फर्स्ट 2 लाइन है, फिर तीसरी चौथी, फिर पांचवी छठी सातवीं आठवीं, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा, ए बी बी सी सी डी डी ई ई, इसी तरीके से टोटल जो 56 लाइन है ना उसकी राइम बनेगी। तो राइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि सभी अलग अलग राइम है। आयम्बिक जो पेंटामीटर का इसमें यूज किया गया, तो आयम्बिक मीटर साथियों कौन सा होता है, अनस्ट्रेस्ड टू स्ट्रेस्ड, यानी जो सिलेबल होते हैं ना, सिलेबल क्या होते हैं साथियों, वाउल साउंड। जो वाउल साउंड में सबसे पहला वाउल है ना उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा, अनस्ट्रेस्ड होगा वो, और दूसरे वाउल साउंड है तो दूसरा सिलेबल है ना उस पर स्ट्रेस दिया जाएगा, यानी राइजिंग फीट होगा वो, यानी पहले मतलब उस पर दबाव नहीं है और दूसरे में दबाव प्रेशर है, इसलिए वो राइजिंग फीट कहलाता है वो। एक साथियों मीटर होता है ट्रोकोइक मीटर, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेस्ड पहले होता है और बाद में अनस्ट्रेस्ड होता है। पहले तो दबाव दिया जाता है और बाद में क्या उस पर दबाव प्रेशर नहीं दिया जाता, उसको कहते हैं फॉलिंग फीट। हालांकि अपने जो माई लास्ट डचेस है उसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज है, तो आयम्बिक मीटर का यूज है, सिर्फ ट्रोकोइक मीटर का इसमें यूज नहीं है। और पेंटामीटर क्या होता है साथियों, आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं ना अपन, तो आयम्बिक तो हो गया अनस्ट्रेस्ड टू स्ट्रेस्ड, और जो पेंटामीटर का अर्थ हो गया 5 पेयर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी 5 पेयर्स 5 जोड़े जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड है ना उनके जो जोड़े हैं उनको कहेंगे पेंटामीटर। तो इसके अंदर आप देख लो पेंटामीटर का, तो इसके अंदर आप देख सकते हो पेंटामीटर में 5 हो गए, और 5 के बाद में जो इसके सिलेबल है वो देखो इसमें लाइनों के अंदर दे रखे हैं, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल के अंदर आपको जो फर्स्ट है पहले तो आपके अनस्ट्रेस्ड आएगा, और फिर आपके स्ट्रेस्ड आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा, और फिर स्ट्रेस्ड आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड।
जैसे बोल के देख सकते हैं दैट्स माई है ना, इसमें दैट्स एक ही जो साउंड आ रहा है उसके ऊपर आपको क्या प्रेस नहीं देना है, और माई के अंदर आपको माई प्रेस कर देना है। दैट्स माई लास्ट डचेस, डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो साथियों इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के अंदर अपन से बुलवाया नहीं जाएगा अपन को, क्योंकि अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो बोलने के चक्कर में मत पड़ना, सिलेबल गिनने के चक्कर में, सीधा इतना याद रखना आपको, रटना है कि आइम्बिक पेंटामीटर का इसमें पूरे पोएम के अंदर यूज किया गया है। और आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इस तरीके से चलेगा। और 5 पेयर होंगे, 5 जोड़ी सिलेबल होंगे इसके अंदर, यानी टोटल 10 है ना, 10 वाउल साउंड होंगे टोटल इसमें। साथियों अब जानते हैं अपन पोएम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स के बारे में। ब्राउनिंग एज रोमांटिक पोएट मिसट्रस्टेड एंड डिसलाइक्ड द मोनार्की एंड द रूलिंग क्लासेस। ब्राउनिंग जैसे कि वो रोमांटिक पोएट थे, मिसट्रस्टेड वो बिलीव नहीं करते थे, एंड डिसलाइक्ड और नापसंद भी करते थे द मोनार्की साम्राज्यवादी लोगों को, एंड द रूलिंग क्लासेज और वो जो शासक वर्ग है उन सभी को नापसंद करते थे, बिलीव नहीं करते थे। अभी इसकी स्टोरी क्या है उसको देखते हैं। आपको 2 पिक्चर दिख रही है, तो देखते हैं। द डचेस नेम्ड, ये डचेस है और ये ड्यूक है। द डचेस नेम्ड इन द पोएम वाज प्रोबेबली लुक्रेजिया डी कोसिमो डे मेडिसी। डचेस इस पोएम के अंदर जिनका शायद नाम क्या है, लुक्रेजिया डी कोसिमो डे मेडिसी नाम है। शॉर्ट में आप लुक्रेजिया याद रख सकते हो, क्योंकि कोसिमो डे मेडिसी इसके फादर का नाम है। 814 शी मैरिड अल्फांसो सेकंड डी स्टे। 14 वर्ष की उम्र के अंदर, 14 साल की जब ये थी, तब इसका जो मैरिज कर दी गई थी वो किसके साथ की गई थी, अल्फांसो सेकंड डी स्टे के साथ की गई। हु वाज द 5th ड्यूक ऑफ फेरारा, वो फेरारा के 5th ड्यूक थे। जो आपको पिक्चर दिख रही है अल्फांसो सेकंड की, ड्यूक ऑफ फेरारा थे नॉर्दर्न इटली के अंदर। इन्होंने 1559 से 1597 तक क्या किया था, रूल किया था, शासन किया था अल्फांसो सेकंड ने, जो फेरारा के ड्यूक थे। और जैसे किंग की क्वीन होती है उसी तरीके से ड्यूक की क्या होती है, डचेस होती है। तो इन्होंने एक शादी की थी, वो शादी की थी लुक्रेजिया डी मेडिसी से की थी, जिनके पिताजी का नाम डॉक्टर ऑफ कोसिमो डी मेडिसी, ये भी ड्यूक थे फ्लोरेंस के। फ्लोरेंस याद रख सकते हो, फ्लोरेंस इटली में है, और 2 जगह के ड्यूक थे ये, फ्लोरेंस के भी और टस्कनी के भी, तो दोनों इटली के अंदर है। और ये भी नॉर्दर्न इटली के अंदर फेरारा के ड्यूक थे, यानी ड्यूक की बेटी से शादी की थी और उसका नाम था लुक्रेजिया डी मेडिसी। दे मैरिड इन 1558, उन्होंने 1558 में उनकी शादी हुई, बट बाय 1561 शी हैड डाइड, और 1561 तक उसकी मौत हो गई। देयर वर स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस दैट द ड्यूक हैड पॉइजनड हर, और इतना ज्यादा क्या संदेह जताया जाता है कि उसने, ड्यूक ने क्या किया था, उसको जहर देकर मार दिया था। तो साथियों ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस पोएम का। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से आपको देखा जाए तो जो अपने ब्राउनिंग है ना, ब्राउनिंग ने इस पोएम में अब कभी ऐसा नहीं कहा कि ये पोएम में ड्यूक है वो अल्फांसो सेकंड है और डचेस है वो लुक्रेजिया डी मेडिसी है, क्योंकि रॉयल फैमिली के बारे में वैसे तो कुछ डायरेक्ट तो कहा ही नहीं जा सकता था, कह दिया तो मार दिया जाता था। तो ये कारण हो सकता है कि उन्होंने सीधा डायरेक्ट नहीं बताया अपन को। तो एग्जाम के अंदर अगर आपसे ऑप्शन में से पूछा जाए ना, पीस ये जैसे कोई ड्यूक का मतलब कोई स्टेटमेंट हो तो आपसे पूछा जाए भी ये किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका क्वीन का तो पूछा नहीं जाएगा, या पोर्ट्रेट पूछा जाए पोर्ट्रेट किसका था, तो ऑप्शन में आ गया कि ये डचेस का था और एक में आ गया लुक्रेजिया का था। तो पहला पॉसिबिलिटी आपको ये रखनी है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्यूक और डचेस का यूज करना है। और ज्यादा अगर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए भी और कोई नाम हो और ड्यूक और डचेस नहीं हो, जैसे इसके अंदर और ही किसी का नाम हो और एक मतलब ऐसे कोई मतलब और ही कोई नाम दे दे और उसके साथ में अल्फांसो सेकंड दे दे भी कौन सा वो ड्यूक था, ड्यूक का नेम पूछा जाए, तब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें प्रोबेबली देर का बार बार। और ये मतलब ये जो स्टोरी बाद में रिलेट करते हैं कौन, जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो पोएम के पब्लिश होने के बाद दूसरे जो क्रिटिक्स लोग होते हैं वो इसके मतलब कर देते हैं ये पात्र ये कहाँ से लेके आए, और कहानी भी मिल गई पूरी की पूरी, जैसे जैसे पोएम है वैसी वैसी इनकी कहानी, जैसे पोएम के अंदर जो चीजें बताई गई है वैसी इनके साथ जीवन में घटना घटित हो चुकी है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे मतलब ड्यूक का नाम पूछा जाए तब तो अल्फांसो सेकंड देना है, और इधर डचेस का नाम आपसे पूछा जाए तो लुक्रेजिया डी मेडिसी आपको उसके अंदर सेलेक्ट करना है। और पोएम का कोई चीज पूछा जाए स्टेटमेंट किस बारे में या पोर्ट्रेट किसका, तो डचेस का है वो।
पोएम की जो सेटिंग देखते हैं साथियों कि सीन कहाँ का स्टार्ट के अंदर। दिस पोएम सेट इन 16th सेंचुरी इन ए कासल इन नॉर्दर्न इटली। कासल मीन्स महल, नॉर्दर्न इटली के महल का एक सीन है 16वीं शताब्दी का। इज बेस्ड ऑन इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ फेरारा। और ये बेस्ट किसके ऊपर है? ड्यूक ऑफ फेरारा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ड्यूक ऑफ फेरारा कौन था? अल्फांसो सेकंड, ए नोबलमैन हुज फर्स्ट वाइफ डाइड आफ्टर जस्ट 3 years ऑफ मैरिज। एक रईस व्यक्ति जिसकी फर्स्ट वाइफ है वो डाइड हो गई थी, डेथ हो गई उसकी कितने साल बाद? मैरिज के 3 years बाद, 3 साल तक उसने रखी, यानी 17 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। 14 वर्ष की उम्र में उससे शादी की थी उसने, और खुद की उम्र थी उस समय 25, और इसकी जो अपने ल्यूक्रेजिया है उसकी थी 14। फॉलोइंग हिज वाइफ डेथ द ड्यूक बिगेन मेकिंग अरेंजमेंट्स टू रीमैरी। जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ड्यूक क्या करता है? दोबारा शादी करने के लिए अरेंजमेंट करने लग जाता है। द पोएम स्टार्ट्स इन द प्राइवेट आर्ट गैलरी ऑफ द ड्यूक। तो पोएम है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? प्राइवेट आर्ट गैलरी, ड्यूक की एक प्राइवेट आर्ट गैलरी है, वहां से पोएम स्टार्ट होती है, वहां का सीन है। वेयर ही शोज द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट डचेस टू द इनवॉय, जहां पे वो अपना ना अपनी वाइफ का जो पोर्ट्रेट दिखाता है, जो पिछली वाइफ जो उसकी डेथ हो चुकी है उस डचेस का वो क्या करता है? पोर्ट्रेट दिखाता है टू द इनवॉय, उस मैसेंजर को, हु हैज कम टू नेगोशिएट ए मैरिज बिटवीन द ड्यूक एंड द डॉटर ऑफ द काउंट ऑफ टायरोल। वो दूत किसका है? काउंट ऑफ टायरोल का। टायरोल का एक काउंट है, उसका वो दूत है, वो उसकी लड़की का रिश्ता लेकर आया किसके के लिए? इस ड्यूक के लिए, अल्फांसो सेकंड के लिए। तो वो बातचीत करने के लिए आया, तो उसको सबसे पहले उसने प्राइवेट आर्ट गैलरी में लेकर गया और वहां पे अपनी जो लेट वाइफ है, यानी जो डेथ हो चुकी है डचेस की, उसका पोर्ट्रेट दिखाता है। अब इसके अंदर साथियों जो वर्ड है इनवॉय, इनवॉय का अर्थ होता है साथियों दूत, मैसेंजर। तो उसी तरीके से इमेजरी भी यूज हो सकता है, मैसेंजर भी यूज हो सकता है, मैच मेकर भी यूज हो सकता है, जोड़ी बनाने वाला, रिश्ता कराने वाला, मैरिज ब्रोकर भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, यानी प्रतिनिधि। किसका? काउंट ऑफ टायरोल, यानी जो व्यक्ति आया था उसके लिए ये सभी शब्द इनवॉय भी यूज हो सकता है, इमेजरी यूज हो सकता है, मैसेंजर यूज हो सकता है। सभी का दूत है, संदेश वाहक है, मैच मेकर है, मैरिज ब्रोकर है, रिप्रेजेंटेटिव है, काउंट ऑफ टायरोल का। और द ड्यूक इज गोइंग टू मैरी बारबरा द डॉटर ऑफ द काउंट ऑफ टायरोल फर्डिनेंड सेकंड। और ये जो काउंट ऑफ टायरोल है इनका नाम क्या है? फर्डिनेंड सेकंड नाम है इनका। और लड़की जिससे शादी करने जा रहा है ड्यूक, जिसका रिश्ता लेकर जो आया है इनवॉय या मैसेंजर, उस लड़की का नाम है बारबरा। तो ये नाम आप हमेशा याद रखोगे, बारबरा। द इनवॉय ही इज बिलीव टू बी निकोलस मेड्रूज। अब साथियों जो इनवॉय है ना, इसको बिलीव किया जाता है कि वो क्या कौन था, अंदाजा लगाया जाता है कि निकोलस मेड्रूज था। अब जैसे साथियों हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, मतलब अल्फोंसो सेकंड का ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो दोबारा जब शादी का प्रस्ताव जो व्यक्ति लेकर आता है ना, दोबारा उसकी शादी भी होती भी है, तो जो बारबरा की शादी है उसका प्रस्ताव जो लेकर आता है फर्डिनेंड सेकंड की तरफ से, जो काउंट ऑफ टायरोल है, उस व्यक्ति का नाम होता है निकोलस मेड्रूज। तो उसी प्रकार की स्टोरी क्या है इस माई लास्ट डचेस के अंदर? तब बिलीव किया जाता है कि जो साइलेंट लिसनर है या इनवॉय है ना, वो कौन है? रिश्ता लेकर जो आया है वो निकोलस मेड्रूज है, ए नेटिव ऑफ इनसबर्ग। जो कहाँ का मूल निवासी था? नेटिव था, मूल निवासी था इनसबर्ग का। और जो ये टायरोल है यानी काउंट ऑफ टायरोल जो फर्डिनेंड सेकंड है, उसका जो टायरोल है ना, वो एक स्टेट है कहाँ का? वेस्टर्न ऑस्ट्रिया का। वेस्टर्न ऑस्ट्रिया का एक स्टेट है टायरोल, वहां का जो काउंट है ना, उनका नाम था फर्डिनेंड सेकंड। उन्होंने भेजा था निकोलस मेड्रूज को। इनसबर्ग इज इट्स कैपिटल, और ये इनसबर्ग का था। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट था टायरोल, इसकी जो राजधानी थी ना वो थी इनसबर्ग। अब आप वैसे याद रख सकते हो कि इसकी 2 शादियां हुई। तो फर्स्ट जो शादी हुई थी ना, ऐसे मान सकते हो आप, अल्फोंसो सेकंड इटली का था, और इटली के अंदर ही उसकी शादी हुई थी ड्यूक की पुत्री से, कोसिमो डी मेडिसी की पुत्री से हुई थी, जो फ्लोरेंस और टस्कनी का क्या था? ड्यूक था। और अब की बार जो शादी हो रही है वो काउंट से हो रही है। तो काउंट है वो पास के एक मतलब स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रिया, वहां के जो फर्डिनेंड सेकंड है ना, उनकी पुत्री बारबरा से इसने दूसरी शादी की है, या शादी का प्रस्ताव ही है, उसमें शादी का अपने पोएम के अंदर नहीं है। अब देखते हैं साथियों कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से है? द ड्यूक ऑफ फेरारा स्पीकर, सबसे पहला कैरेक्टर साथियों उसके अंदर है ड्यूक ऑफ फेरारा, या सीधा ड्यूक है इसके अंदर स्पीकर। डचेस, और बाद में इसके अंदर क्या है, अब वो
करेक्टर तो जरूर है लेकिन वो बोल नहीं रही है, यानी उसको सिर्फ पोर्ट्रेट के अंदर उसका जिक्र हो रहा है, वो डचेस है ल्यूक्रेजिया इन द पोर्ट्रेट, यानी सिर्फ उसका पोर्ट्रेट के बारे में ही बात होगी। ऐसे नहीं है कि वो डचेस कोई बोल रही है, सिर्फ इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो कौन बोल रहा है, ड्यूक बोल रहा है। और थर्ड इसमें आता है इनवॉय, जो एक साइलेंट लिसनर है, सिर्फ वो सुनता रहता है। फ्रा पेंडोल्फ, एक इसमें पात्र का जिक्र होता है फ्रा पेंडोल्फ, वो खुद नहीं बोलता है, बस उसका जिक्र होता है। और वो फ्रा पेंडोल्फ कौन है, पेंटर ऑफ द पोर्ट्रेट, जो इस डचेस की ल्यूक्रेजिया की पेंटिंग बना रखी है ना उसने, जिसने पोर्ट्रेट बनाया है वो पेंटर है। तो कंपटीशन के हिसाब से आप हमेशा याद रखोगे कि ल्यूक्रेजिया, ये तो आपने याद ही रख लिया अभी, ये ड्यूक ऑफ फेरारा अल्फोंसो सेकंड है, ये ल्यूक्रेजिया है डचेस, इनवॉय साइलेंट लिसनर है निकोलस मेड्रूज, और फ्रा पेंडोल्फ कौन है, पेंटर है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, 2-4 पात्र है ये। अगला जो करेक्टर है वो है फिफ्थ करेक्टर, क्लोज ऑफ इनसबर्ग स्कल्प्टर ऑफ नेपच्यून पोर्ट्रेट। साथियों इसका भी जिक्र होता है, ना कि ये कोई वैसे डायरेक्ट करेक्टर नहीं है, बोलते नहीं है, बोलता सिर्फ कौन सा, फर्स्ट नंबर वाला ड्यूक ऑफ फेरारा। तो क्लोज ऑफ इनसबर्ग है, ये एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, मूर्ति बनाई अभी नेपच्यून, नेपच्यून होता है समुद्र का देवता, सी गॉड है समुद्र का देवता, उसका एक पोर्ट्रेट या उसकी एक मूर्ति बनाई है। उस मूर्ति का जो मूर्तिकार है उसका नाम है क्लोस ऑफ इनसबर्ग। तो ये इसके अंदर करेक्टर है, मेजर इनके बारे में बात होती है। साथियों अब हम देखते हैं इस पोएम के करेक्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी इसमें जो पात्र है उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि साथियों इस जो चारित्रिक विशेषता है ये बाद में पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा जो पोएम पढ़ने का आनंद खत्म ना हो, और इसके साथ ही हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, किसी करेक्टर को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टार्टिंग में ही न ले ले। लेकिन हमें क्या करना है, एक एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें तो अपन को सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अपन को करेक्टर्स के बारे में पहले ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले द ड्यूक ऑफ फेरारा, उसके बारे में देखिए। द टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटालियन रिनेसा, वो इटालियन रिनेसा के टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव है। पजेसिव नेचर है उनका। द विडोवर, वो विदुर है। ग्रीडी, टायरेंट, ऑटोक्रेटिक, इगोस्टिकल, साइकोपैथेटिक, एरोगेंट, क्रूअल, डिस्पोटिक, जेलस, हाइपोक्रिटिकल, सेल्फिश, नैरो माइंडेड, सेल्फ लविंग, जेलस हस्बैंड, प्राउड मैन, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, किलर ऑफ हिज ओन वाइफ, इमोशनली कोल्ड एंड मटेरियलिस्टिक, सिनिकल, सिनिकल होता है साथियों निंदक। तो सारे के सारे आपको दिख गए होंगे कि ये नेगेटिव वर्ड है, यानी वो विदुर है, लालची है, अत्याचारी है, निरंकुश है, इगोस्टिकल अहंकारी है, साइकोपैथिक पैथेटिक वो खुद मनोरोगी है टाइप है, एरोगेंट एक उपेक्षित व्यक्ति है, क्रूअल निर्दयी है, डेस्पोटिक वो क्या घृणित व्यक्ति है, जेलस मतलब जेलस करने वाला है, हाइपोक्रिटिकल एक हाइपोक्रिटिकल व्यक्ति है, सेल्फिश है वो नैरो माइंडेड छोटी सोच का व्यक्ति है, सेल्फ लविंग है वो खुद से प्रेम करने वाला है, जेलस हस्बैंड है वो एक घमंडी व्यक्ति है, प्राउड मैन है, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड एक तानाशाही वाला एटीट्यूड है उसके, अपनी खुद की वाइफ को मारने वाला व्यक्ति है, इमोशनली कोल्ड है यानी इमोशनल उसके इमोशन बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, एंड मेटेरियलिस्टिक और एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और सिनिकल एक निंदक व्यक्ति है यानी निंदा करने वाला व्यक्ति है। तो ये सारे के सारे, अब जरूरी नहीं है आपके कोई दूसरी वोकैब का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नेगेटिव जो वर्ड है ना उसको आपको सिलेक्ट करना है। द डेड डचेस, ये क्या क्या है, जेंटल है डेड डचेस, काइंड है दयालु है, ब्यूटीफुल है, नोबल माइंडेड है, डेमोक्रेटिक है यानी लोकतंत्रवादी है, लोगों की सुनती है, फ्रैंक एंड चार्मिंग है, स्पष्टवादी है वो, हंसमुख व्यक्ति है, हंसमुख महिला है, चीरफुल है हमेशा खुश रहने वाली है, इनोसेंट है, अबोध है, अनकरप्टेड है मतलब करप्टेड बिल्कुल भी नहीं है वो, बेदाग है वो, कर्टियस है हमेशा कृतज्ञता का पालन करने वाली है, लविंग है, सॉफ्ट हार्टेड है, और डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ी हुई है। बाद में जो अगला करेक्टर है जेंट इनवॉय इमेजरी मैसेंजर, इसमें देखो कि वो एक पैसिव लिसनर है। द इमेजरी इज द पैसिव लिसनर इंट्रोल्यूकेटर हु हियर्स द ड्यूक्स अकाउंट ऑफ हिज लास्ट डचेस क्लेवरली, उसका सीधा मतलब अपन को पता ही नहीं चलता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति, लेकिन वो क्लेवरली क्या करता है, चुपचाप बीच में नहीं बोलता है, वो चुपचाप सुनता रहता है किसकी बातों को, ड्यूक ऑफ फेरारा को सुनता रहता है क्लेवरली। अब साथियों अपन इसके थीम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो इसका थीम बनता है वो है टायरनी ऑफ पजेशन यानी पजेशन के द्वारा अत्याचार करना, यानी एक अधिकारवादी व्यक्ति है जिसको फोटो में आपको दिख रहा है, नेगेटिव व्यक्ति है और ये एक तरीके से क्या है डचेस का अत्याचार करता है, इसलिए टायरनी ऑफ पजेशन। क्रूल्टी ऑफ सेल्फ लव, एक सेल्फ खुद का निर्दयी व्यक्ति भी है और सेल्फ लव भी करता है। जेलसी विदाउट लव,
वो बिना लव के जेलसी करता है, यानी अपनी पत्नी से वो क्या सिर्फ लव नहीं करता बल्कि जेलसी करता है। और बीरिंग प्राइड बहुत ज्यादा इसमें आपको दिखेगा। 900 ईयर्स इनके जो वंशज के बारे में ये बताता है कि मेरा परिवार है वो 900 साल पुराना है। तो ये और बीरिंग इसका प्राइड है, पूरा घमंड है इसका फुल। इतना घमंड होना नहीं चाहिए। ड्यूक्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसकी एक ही पॉजिटिविटी चीज आती है, वो आती है कि ड्यूक का अंडरस्टैंडिंग है आर्ट और कल्चर के बारे में, एंड इनकेपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज वाइफ। वो क्या करता है, आर्ट और कल्चर को तो बहुत ज्यादा समझता है लेकिन अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो ये इसका थीम है। एक थीम आप इसका ये भी कर सकते हो कि गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या गैप बिटवीन डचेस एंड ड्यूक, गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में दूरियां, इनकी कोई बातचीत नहीं होती है, यानी दूरियां हैं। इस कारण क्या है, इसका अंत है वो खराब होता है लास्ट के अंदर। अपने जो डचेस है उसकी डेथ होती है। अगर वो दूरियां नहीं होती तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। तो साथियों इस पार्ट के अंदर आपने क्या किया है, पूरा का पूरा जो माई लास्ट डचेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके पूरा का पूरा अपन इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगले सेशन में साथियों अपन इसका लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन और एनालिसिस करने वाले हैं पोएम का। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अपने शेयर जरूर किया करें वीडियो को। देखो आप शेयर नहीं करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। और एक कमेंट जरूर, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि अगर आप कमेंट करते हो ना तभी मुझे मोटिवेट मिलता है। नहीं तो मैं इतना आलसी व्यक्ति हूँ कि देखो कितने दिनों से वीडियो आ रहा है। तो आप समझाओ कि एक कमेंट किया करो, लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखियो अगर आप ऐसा करोगे तभी मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो बगल के अंदर आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप सेकंड पार्ट देखिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको पोएम का जो पीडीएफ चाहिए तो भी आप बिल्कुल फ्री आप हमारे टेलीग्राम मिशन विद्यादान है उससे जुड़कर फाइल सेक्शन में जाएं, थोड़ा फाइल्स को सिलेक्ट करके स्क्रॉल करें। नए बच्चों को आता नहीं है कई बार, तो स्क्रॉल करोगे तभी आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको माई लास्ट डचेस टाइप करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो पीडीएफ भी आप जरूर रीड करें। और इसके साथ ही ग्रामर और लिटरेचर के अदर भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, तो आपको दूसरा पार्ट देखना है तो इस बगल वाली स्क्रीन में है ना दूसरा पार्ट, वहां पे आपको दिख रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा इजी वे में ट्रांसलेशन मिलेगा। हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन और अपने लिटरेरी टर्म्स है, एनालिसिस है, वो सारे सारे अपन इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, अच्छा सा कमेंट करके जाएं। और देखो जितने भी आपके पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे इंग्लिश से रिलेटेड कोई आपके पास ग्रुप है तो कृपया करके आप हमारे चैनल का जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक है, जरूर डालें। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर या मतलब लाइक कमेंट ये आते हैं ना तो उससे एक मतलब एनर्जी मिलती है कि ताकि दूसरों के लिए कुछ भला कर दिया जाए। तो अगर आप इतना, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ टाइम निकाल कर, तो आप भी कुछ करिए। आप कुछ करेंगे, पॉजिटिवली कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और शेयर करेंगे, तो देखो कॉन्फिडेंस फुल बढ़ेगा। आप जो कहोगे वो मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और कोई भी आपका डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में जरूर डालें, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। आप देख भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, रिप्लाई जरूर आता है। तो बिल्कुल आप लाइक करके जाएं। और अदर जो लिटरेचर है या ग्रामर का जो मटेरियल है वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।